कर्मचारियों की वेतन विसंगति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 9 मई को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के वेतन आयोग की विसंगतियां दूर हो सकती हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को सुधारने के लिए सरकार इस कैबिनेट बैठक में निर्णय ले सकती है। जहां तक 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों का मसला है तो इन्हें भी इसी बैठक में सुधारा जा सकता है। यहाँ ये भी गौर करने की बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार कर्मचारियों की हर मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि विपक्ष भी कर्मचारियों की हर बात पर अब नजर रखने लगा है। ऐसे में सरकार यही चाहेगी कि कर्मचारियों की कोई भी मांग अधूरी न रह पाए। ओपीएस पर बनेगी बात, आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। ओंकार जी, सरकार उलझी है लोगों को फायदे देने में, कर्मचारियों को फायदे देने में, कैसे दें, क्या करें, कहां से काटें, कहां रखें। लेकिन आज एक बात तय हो गई, हिमाचल में कर्मचारी सबसे बड़े मुद्दा होने वाले हैं। जो भी बड़े 2-3 मुद्दे हैं उनमें से कर्मचारी भी एक मसला होंगे। आज ये तय हो गया है और उन मसलों में, कर्मचारियों के मसलों में सबसे ऊपर रहने वाला है ओपीएस। ना भूलें, 1.25 लाख के लगभग कर्मचारी हैं हिमाचल में ओपीएस के, उनके परिवार हैं, उनके वोट हैं। इसके अतिरिक्त ये कर्मचारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो भी नई भर्ती है वो एनपीएस के अंडर आ रही है, तो ओपीएस के लिए जो एनपीएस कर्मचारी हैं 1.25 लाख, पहले मैंने शायद ओपीएस लगा हो, तो उनका कुनबा बहुत बड़ा है। ओंकार जी, आज ऐसा क्या हुआ कि ओपीएस एक मुद्दा बन के उभर आया है? पक्का हो गया, यकीनी बन गया कि विधानसभा चुनावों में हिमाचल में इस बार ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा कि वर्तमान सरकार करीब 5 साल के कार्यक्रम में यही तय नहीं कर पाई कि कर्मचारियों को उनके मिलने वाले लाभ कब और कैसे दिए। हाँ, खासकर ये जो पे कमीशन आया, पे कमीशन, जी बिल्कुल, तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। मगर आज कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष अभी बनी है प्रतिभा सिंह, और आज उन्होंने बाकायदा अपना कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने चौड़ा मैदान जो है शिमला का, वहाँ एक ऐलान किया है और एक ही झटके से सरकार की सारी उलझन मैं तो समझता हूँ ये खत्म उन्होंने कर दी या बढ़ा दी। आप ये कहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिमला में हुए इस कांग्रेस के जो अभिनंदन समारोह में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाएगी। क्या बात? तो ये एक बहुत बड़ा जो उनका बयान है, उसको कर्मचारी हित में ही समझा जा रहा है। ओंकार जी, देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने ये बयान दिया। इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष है वो विधानसभा में, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोल चुके हैं और भी कांग्रेस के कई नेता बोल चुके हैं। अब देखिए, आज एक तरह से ये जो नई प्रदेशाध्यक्ष बनी है प्रतिभा सिंह, और ना भूलें हम कि इनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया किस नजरिए से? सत्ता प्राप्ति के नजरिए। बिल्कुल यही रहने वाली है ना ओंकार जी, यही झंझट चला हुआ था कौन पर। अब देखिए, अध्यक्ष अपने स्वागत समारोह में एक बड़ा ऐलान करती हैं, बहुत बड़ा ऐलान कर्मचारियों को लेकर। अगर देखा जाए ओंकार जी, तो आज जो सबसे बड़े ऐलान थे उनमें यही एक, उसको आप कैटेगराइज करेंगे तो पहले नंबर पे होना चाहिए। तो अब अगर इस कार्यक्रम में जो एक तरह से चुनावी श्री गणेश है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का, इस श्री गणेश के कार्यक्रम में ओपीएस को समर्थन बुलंद करना कितना सहमति बना पाएगा? आप ये समझिए, कर्मचारियों में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ेगी क्या वो उधर देखने को मजबूर हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ अभी तक अगर मिल जाता तो उसके आगे अन्य लाभ तो बहुत छोटे नजर आते हैं कर्मचारियों। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस के इस ऐलान से कर्मचारियों के जो हौसले हैं वो निश्चित तौर पे बुलंद हैं, और जाहिर तौर पर अब कांग्रेस जो है, माफ कीजिएगा, जो कर्मचारी हैं वो जाहिर तौर पे जो है वो इस कांग्रेस की तरफ हो सकता है आकर्षित हों, क्योंकि इस ऐलान के बाद अभी कोई संशय नहीं रह जाता है, क्योंकि चुनाव का वर्ष है और अगर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष इस तरह से बयान देती हैं तो उसके मायने समझे जाने चाहिए। देखिए, ये लगभग, अगर एनपीएस कर्मचारी खुद ये कहते रहे हैं कि हमारे लगभग 6 लाख वोट हैं। जी बिल्कुल। तो ये 6 लाख वोट तो बहुत बड़े हैं। अगर आप देखें हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ पे कोई 45 लाख के आसपास वोट पोल होता है। ओंकार जी, इस बयान को देखिए, लाइटली इसलिए भी एक्सपर्ट मानते हैं कि नहीं लेंगे कर्मचारी, क्योंकि कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां पर, या जो प्रदेश हैं जहां पे ओपीएस बहाल कर दी गई है, राजस्थान का नाम ले लीजिए आप, छत्तीसगढ़ का लीजिए, झारखंड। तो ओंकार जी, अगर अब देखिए, जैसे कि कांग्रेस ये पार्टी है, एक तरफ से आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, पंजाब में अभी तक नहीं लागू हो पाई है, कमेटी बना रखी है वहां पे, दिल्ली में नहीं हुई है, तो कांग्रेस ने कुछ राज्यों में ये लागू कर दी है दोबारा से।
जिसको कहा जाता था कि असंभव जैसा कार्य है, कांग्रेस ने कर दिखाया है। तो आज जो ऐलान किया है ये क्या कांग्रेस को एक दिशा देने का काम करेगा? ये पेनिट्रेशन देगा कांग्रेस को? क्या लगता है अनिल जी, अगर कर्मचारियों की जो फीडबैक हमारे पास आई है उसके ऊपर अगर हम विश्वास करें और उसकी बात करें तो देखिए कि उनका कहना है कि केंद्र सरकार के पास हिमाचल सरकार ने ओपीएस के मुद्दे को तथ्यों सहित कभी रखा ही नहीं है। अलबत्ता एनपीएस में तो सरकार और कर्मचारी दोनों ही घाटे में दिख रहे थे। सरकार जो है, हिमाचल सरकार इसे तकनीकी तौर पर एक हवा मानती रही है, ठीक है, मगर कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने इसे किस तरह से लागू किया, क्या तकनीक थी, क्या फॉर्मूला था। तो अगर उसी तरह से ये फॉलो करते तो हिमाचल में इतनी दिक्कत जो है पेश आने वाली नहीं थी। दिक्कत पेश आने वाली नहीं थी जी, सही कहा ओंकार जी आपने। जहां भाजपा शासित राज्य जो है ओंकार जी, एक्सपर्ट मानते हैं, सूत्र मानते हैं कि वहां के जो मुखिया हैं वो चाहते हैं और वो इसको सही मानते हैं कि ओपीएस बहाल हो सकती है, हो जानी चाहिए। लेकिन बात तो वही है, युग पुरुष भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके समय में ओपीएस लागू हुई थी। हिमाचल में खैर वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उस समय, लेकिन केंद्र ने कहा था कि ये होगा, अपना ली गई। अब देखिए बाकी राज्य इसमें ढूंढ रहे हैं। आपने कहा कि घाटा दोनों तरफ का हो रहा है। कर्मचारी कहते हैं कि जो आप हमारे पैसे जो जमा कर रहे हैं आप एक कंपनी के पास एनपीएस में, वहां मत कीजिए, आप जीपीएफ में डाल दीजिए ना। हाँ, बिल्कुल उसमें। और ये कहते हैं कि सरकार कहते हैं कि जी आप 10% दे रहे हैं, हम तो 14% दे रहे हैं आपका शेयर। कर्मचारी मना करते हैं कि क्यों खर्च कर रहे हैं आप उस पैसे को जनता की भलाई में लगा दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। सरकार की बात, कर्मचारी ने तो आंकड़े भी दिए हैं ओंकार जी, जिसके हिसाब से जितने भी कर्मचारी एनपीएस वाले रिटायर हुए उनको सारा पेंशन दी जा सकती है एरियर के साथ अभी तक की, और अगले कई सालों तक उसी पैसे से जो कंपनी के पास जमा है अगली पेंशन दी जाती रहेगी। जैसे सरकार ने विधानसभा में कहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं 2000 करोड़ रुपए लगभग हमें चाहिए एरियर देने के लिए, और फिर हर साल लगभग 500 करोड़ रुपया चाहिए होगा। तो काफी सारे पैसे हैं, लगभग 4000 करोड़ के आसपास। तो 4-5 साल की तो वैसे पेंशन ही निकल जाएगी एरियर देने के बाद भी, और उसके बाद तो कर्मचारी कंट्रीब्यूट करते भी रहेंगे, तो वो निकलता रहेगा। अपने पैसे देंगे, अपने वो पैसे लेंगे। पर हम यहां ये देखें कि क्योंकि ये मुद्दा था भाजपा का केंद्र सरकार में, अभी भी केंद्र में भाजपा और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, तो अब आप समझ सकते हैं कि तकनीकी दिक्कत कहां आ रही है। हाँ, अब ये कांग्रेस ने एक बार फिर भरे मन से चुनावी श्री गणेश करते हुए चुनाव अभियान का जब ये नारा फिर से बुलंद कर दिया, समर्थन की बात कह दिया कर्मचारियों को ओपीएस पर, तो एनपीएस कर्मचारी बहुत सारे हैं, उनके परिवार, वोट और साथ ही साथ ध्यान दीजिए इतने सारे लोग जो कि अभी सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं हमें पेंशन भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल उत्साह बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये अब देखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम ये ना भूलें कि प्रदेश सरकार इस मसले को समझती है। कल ही हमने अपने कार्यक्रम में बताया था कि ये जो हमारे मुख्य सचिव इनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है ओपीएस को रिव्यू करने के लिए, इसकी संभावनाओं को देखने के लिए, इसकी बैठक इसी महीने शायद होने जा रही है। बिल्कुल। तो भाजपा सरकार जो कि आप ये समझिए ओंकार जी के मिशन रिपीट को लेकर चल रही है, ये भी नहीं चाहेगी कि एक इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो विपक्ष के हाथों में चला जाए। पर देखते हैं इसके लिए होता क्या है। कहने की बात क्या है, कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू है, एनपीएस कर्मचारियों के। अभी संघर्ष जो सहा ओंकार जी, एक और बड़ी बात यहाँ पे आज ध्यान रखने वाली है, ये ऐलान उसे शिमला में हुआ है आज ओपीएस का, जैसा शिमला में 3 मार्च की डेट थी ना शायद, जी बिल्कुल, जब एनपीएस कर्मचारी वहां गए थे। जो कुछ भी हुआ था हम कई बार उस पर चर्चा कर चुके हैं और सभी जानते हैं, डोमेन ओपन डोमेन में है। अच्छा, एक कर्मचारियों के नजरिए से दूसरे पहलू पे नजर डालते हैं ओंकार जी। अक्षय सूद साहब को एक अध्यक्षता में पे एनोमलीज जो थी 6वें वेतन आयोग को लेकर, उन पे कमेटी बनाई गई थी, 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था उसको, और कई बढ़िया मसले थे उसमें, बढ़िया मतलब बड़े मसले कर्मचारियों के हिसाब से, जिसमें से एक था इनिशियल स्टार्ट का पंजाब की तर्ज पे, मतलब 5-7 हज़ार रुपये का एक आम का कर्मचारी को एक उस तरह से फ़ायदा हो रहा था, बहुत से कर्मचारियों को, हज़ारों कर्मचारियों को, अगर पंजाब के आधार पर हिमाचल सरकार दे देती। कमेटी के पास रिव्यू के लिए गया था ये, उस पर भी नहीं हुआ कुछ। और कुछ लेफ्ट आउट कर्मचारी थे पिछले दशक के शुरुआत के, उनका भी मसला था कि उनको लाभ नहीं मिले हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट सौंप दी है अक्षय सूद साहब की कमेटी ने वित्त सचिव को। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, उसके क्या मायने हैं? और बिल्कुल अनिल जी, अक्षय सूद साहब की जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, तो कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो आ गई है, पर इसमें इनिशियल स्टार्ट और जो लेफ्ट आउट कर्मचारियों पर कोई भी स्पष्ट सिफारिश नहीं की गई है। सही है, क्योंकि इस रिपोर्ट में इनिशियल स्टार्ट और लेफ्ट आउट कैटेगरी के मुद्दों को संबोधित ही नहीं किया गया, उनको स्पष्ट ही नहीं किया गया है।
ठीक है। तो ये मुद्दे ही जब डील नहीं हुए, इनको डील ही नहीं किया गया, तो नए वेतन आयोग की जो अब विसंगतियां जो हैं उस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और अब इस मुद्दे पर सरकार ही जो है इस पे फैसला कोई ले पाने के लिए सक्षम है। जी जी, अक्षय सूद साहब की कमेटी ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए इनिशियल स्टार्ट मसला होता, उन्होंने ये नहीं कहा कि मसला नहीं है, उन्होंने लेफ्ट आउट कर्मचारियों के लिए भी ये नहीं कहा कि ये मसला नहीं है। जी जी। कहने की देखिए दो पहलुओं में समझना होगा इस चीज़ को। मसले तो होंगे ये, जी जी बिल्कुल, सरकार ने डिनाई नहीं किया है, माना भी नहीं है खैर, लेकिन मना भी नहीं किया। पर कमेटी ने ये कहा है कि देखिए जी, हम देख रहे थे पे अनोमलीज जो कि सामने आई है 3 जनवरी 2021-22 से, जो आपने छठे वेतन आयोग के हाँ जो सिफारिशें आई हैं, तो उनका कहना है कि ये सब्जेक्ट ही नहीं है इस चीज़ को लेके, ये पे अनोमली का सब्जेक्ट ही नहीं है, ना ही इनिशियल स्टार्ट सब्जेक्ट है और ना ही लेफ्ट आउट है। उन्होंने कहा कि ये पहले के कमीशन की पिछले सालों की बात है, इस पे कमीशन का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बात भी सही है, इनिशियल स्टार्ट तभी वही कर्मचारी मान रहे हैं जो पिछले बैकडेट से इसको चाह रहे हैं, मतलब इस पे कमीशन का हिस्सा नहीं है, और वैसे लेफ्ट आउट वो भी पहले ही बाहर बचे हैं लाभों से। तो इस तरह से, और आपने कहा कि सरकार के पाले में आ गई है गेंद, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब अगर कमेटी इस पे नहीं कुछ कर रही है तो सरकार को इस पे फैसला लेना पड़ेगा, कैबिनेट को फैसला लेना पड़ेगा, और चुनावी वर्ष है तो सरकार को शायद ये बताना पड़ेगा कि वो ये दे रही हैं लाभ या नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी बात है समझने की। देखते हैं इस पे सरकार का क्या बयान आता है और कैसे इसको हम अगर देखें तो। अच्छा, अगर एक और हम संभावना पे बात करें, संभावना क्या, पहले तो हम वो है जो हकीकत है। 9 मई को ओंकार जी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की फिर से बैठक होने जा रही है जी। और आजकल चुनावी वर्ष है तो हर कैबिनेट मीटिंग पे कर्मचारियों का भी ध्यान होता है, बाकी सबका तो होता है। कर्मचारियों का इसलिए क्योंकि पे कमीशन ताज़ा है और बहुत सारे मसले लटके हुए हैं। अच्छा, इसमें एक तो यह है कि हायर ग्रेड पे हम कल पिछले कार्यक्रम में पहले बता चुके कि हायर ग्रेड पे जो थी राइडर की, जिसको बात कहते हैं, उसका मसला कैबिनेट में जाने वाला है और पूरी उम्मीद है कि उसमें ओके हो जाए उन कर्मचारियों के लिए जो 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त थे किसी भी विभाग या इसमें सरकारी इदारे में। नियुक्त का मतलब या तो पक्की नौकरी पे थे उस समय तक वो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो जैसे जैसे जिसके 2-2 साल होंगे उनको वो लाभ मिलता जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि कैबिनेट इसको हरी झंडी दिखा देगी निर्णय को। पर क्या इनिशियल स्टार्ट जैसा मसला जो है, जिसमें कर्मचारियों का बड़ा फायदा है, जाहिर है सरकार को बहुत सारा धन देना पड़ेगा, क्या लग रहा है कि ये मामला घूम फिर कर अगर सरकार के पाले में आ गया है तो इस खर्चीले उपहार पर, खर्चीला ये उपहार चाहिए कर्मचारियों को, उनका हक भी एक तरह से वो बताते हैं कि हमारा हक है। सरकार वर्तमान परिस्थिति में जब उसका हाथ तंग है तो जल्दी फैसला ले पाएगी क्या समझते हैं आप इस पर? अनिल जी, अगर 9 मई को मंत्रिमंडल की बैठक हो भी जाती है तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार इसमें इनिशियल स्टार्ट जैसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट अक्षय सूद साहब कमेटी की ने सौंपी है, अब सरकार उस रिपोर्ट पर भी थोड़ा मंथन के लिए समय चाहेगी। और सरकार इतनी भी जल्दबाजी में नहीं है कि कोई ऐसा निर्णय ले लिया जाए जिससे कर्मचारियों को जो है नाराज कर दिया जाए चुनाव से पहले। तो इस बैठक में शायद इतना बड़ी डिस्कशन नहीं हो पाएगी। हाँ, बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें भी रोल सामने आ जाएगा वित्त सचिव साहब का, प्रभु सक्सेना जी का। और बड़े एफिशिएंट माने जाते हैं। बोलते हैं कि हिमाचल में जो एक तरह से हमारा एक कैरेक्टर है ना जी, फाइनेंशियल कैरेक्टर जो मेंटेन रखा हुआ है हमने, बहुत तारीफ भी होती है उसकी, उसका बहुत सा श्रेय उनको भी जाता है। जब उनको लगता है कि ये बात पैसे की बात है और ये बूते से बाहर जा रही है तो वो रोक देते हैं कि नहीं जी, मेरे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास जाएंगी अब चीज़ें, अब देखते हैं कि कैसे होता है इस पर, लेकिन मामला तो बड़ा है। अच्छा, अब इस पे एक और बात कर लेते हैं ओंकार जी। हम छोटे वर्ग की बात करें, कर्मचारियों की नहीं, कुछ वर्ग विशेष हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं, जैसे कहीं पुलिस की थी, कहीं किसी और वर्ग की थी, जलरक्षकों की या किसी और की। हम जलरक्षकों का मुद्दा भी यहाँ पे आज सरकार के ध्यान में लाना चाहेंगे ओंकार जी। जलरक्षक एक ऐसा वर्ग है जो बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं ओंकार जी, बहुत कम पैसों में काम कर रहा है, हर मौसम में काम कर रहा है, कोविड जैसे समय में काम कर रहा है, लेकिन तनख्वाह इनको मिल रही है नाम मात्र, या जिसको मानदेय कहेंगे। इस वर्ग की मांग है ओंकार जी, ये मांग है कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे ले आइए, हमारा विभाग में एडजस्ट कर दीजिए। क्या कहेंगे जलरक्षकों के विषय में? आप ना भूलें, हम जो पानी पीते हैं, आज भी हम पानी पे बहुत बड़ी चर्चा करने वाले। इस पानी को पिलाने के लिए ये लोग अपनी रातों की नींद कुर्बान करते हैं, दिन में गर्मी में, बारिश में, बर्फ में भटकते हैं।
क्या राय है आपकी? तो बिल्कुल अनिल जी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो कई कर्मचारी जो हैं वो अपनी अपनी समस्याएं रखेंगे, अपनी अपनी मांगे रखेंगे। जी जी। पर जल रक्षकों की जब जहाँ तक हम बात करते हैं 24 घंटे बिना ब्रेक के, बिना छुट्टी के वो अगर काम कर रहे हैं, तो सरकार को एक मानवता के आधार पर भी ये चाहिए कि अगर श्रम कानून बने हैं तो श्रम कानून के अनुसार भी जो है उनको कोई राहत मिलनी चाहिए। और जहाँ तक उनके पक्के होने का सवाल है तो ये तो सरकार को बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। अगर 8 साल का पीरियड एक बहुत बड़ी अवधि है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जी 8 साल जो कर चुके हैं उनको तो और भी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 8 साल का समय जिन्होंने पूरा कर लिया कम से कम उनको आप जल शक्ति विभाग में मर्ज कर दीजिए और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट पे ले आइए। और कॉन्ट्रैक्ट पे लाके लगभग इन्होंने मांग भी रखी है जी 9300 रुपये 9300 रुपया तनख्वाह महीने की कर दीजिए। जब पक्के हो गए तो देखा जाएगा, तब तो फिर चलिए जो नियम कायदे कानून RNP रूल्स है वो तो है ही हैं। लेकिन ये बड़े, और ओंकार जी बड़ी बात क्या है, ये बहुत से मंत्रियों से, विधायकों से, सरकार से मिल चुके हैं। सबने इनके मुद्दे को सही माना है, ये भी कहा है कि हाँ आपका काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। बस जल रक्षकों की एक ही गुहार है। हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से माध्यमों से संदेश आते हैं कि जी हमारा मसला उठाइए। तो ठीक है, आपका एक कार्यक्रम है, हम आपका मसला भी उठा रहे हैं। इसमें उम्मीद है सरकार इस विषय में सोचेगी। हमने आपकी व्यथा सबके सामने रख दी है, आम हिमाचली के सामने भी, सरकार के सामने भी। दुआ है हमारी ये आपकी मांग कबूल हो जाए। ओंकार जी, इसके अतिरिक्त पंचायत वेटरनरी सहायक जो हैं बड़े दिनों से, देखिए एक बार तो जश्न ही मना चुके। जब मुख्यमंत्री साहब का बजट भाषण हुआ था उसमें उन्होंने जब कहा था कि हाँ हम इनको राहत दे रहे हैं, तो सबने दिवाली मना ली एक तरह से, है ना। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, उनमें से सिर्फ लगभग 900 या 850 900 लोग हैं ये पंचायत वेटरनरी सहायक, और कई सालों से ये पंचायतों में जो पशुधन है उसका पालन पोषण करने में मदद सहायक है ये आम हिमाचली के, ग्रामीण हिमाचल के। ओंकार जी, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को, लगभग 200 लोगों को, 250 लोगों को ये प्रस्ताव आया कि इनको अब दोबारा से हम कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे। तो इससे बड़ी बेचैनी फैली हुई है कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इतने लंबे सालों के बाद, इतने ज़्यादा सालों के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे ला रहे हैं। और वो भी कुछ लोगों को, हालांकि RNP रूल्स को लेकर कुछ मसले हैं यहाँ पे इस वर्ग में, लेकिन ये बहुत बार गुहार लगा चुके हैं। और ये जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग, अपने वीरेंद्र कंवर साहब, उनको कई बार कह चुके हैं कि जी हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं और ये करेंगे, और उन्हें प्रयास किए भी हैं, और कई बार फाइल आगे पीछे मूव हुई। अब ये कह रहे हैं कि जी एक बार में आप एक मुश्त में सबको एडजस्ट कर दीजिए। पीछे जो प्रोसेस था वो मुख्यमंत्री साहब से मिले थे ये लोग, तो प्रोसेस वो रोक दिया गया है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रोक तो दिया है, अब सब पे एक बार मेहरबानी करे हिमाचल सरकार, और जितने भी ये लोग हैं एक मुश्त कर दें। देखिए ये बड़ी ध्यान रखने की बात है, गोवंश पे हम लोग कितनी, सरकार जो है कितना ध्यान दे रही है, बिल्कुल हर तरह से ध्यान है उस पर। तो अगर गोवंश पे ध्यान है तो इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। ओंकार जी एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये ऐसा होना ही चाहिए। और अगर ये 800-900 लोग हैं तो इनको बहुत पहले जो है ये लाभ दे दिए जाने चाहिए। हाँ, और फिर से कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसमें भी बहुत कम लोग ये सीधे कहते हैं कि जी बहुत हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हम सभी को एक साथ आप मर्ज करिए और हमें एक परमानेंट कर दीजिए आप, क्योंकि 2 साल ही है वैसे तो। अगर आप देखा जाए RNP रूल्स का अगर उस समय इनको रखा गया था तो इनका कसूर नहीं था, क्योंकि तब पॉलिसी ही ऐसी थी। लेकिन अब ये अपने आप को परित्यक्त समझ रहे हैं। उम्मीद है कुछ होगा। ओंकार जी, एक वही वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग बेरोजगारों का, पढ़े लिखे बेरोजगारों का, और वो बड़े दिनों से डिमांड उठा रहे हैं। हम बार बार इस कार्यक्रम में भी इनकी आवाज़ को, इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। कब नौकरियां निकलेंगी? हालांकि अब हमें पता है कि सरकार ने वो 85-15 वाला जो था सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में, वो फॉर्मूला भी खत्म करके 100 पे ले आए हैं। ओनली अब जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पे मेरिट बनेगी, बाद में सर्टिफिकेट चेक होते रहेंगे, स्पीड अप भी हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन इसमें बहुत से कर्मचारी जो TTT की नौकरी चाहते हैं, है ना, इतने ज़्यादा लोग BEd डिग्री धारक हैं तीनों ही स्ट्रीम में, चाहे वो आप समझिए आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, या फिर मेडिकल और नॉन मेडिकल साइंस साइड के हैं। वो चाह रहे हैं नौकरियाँ निकले, और सबको पता है कि हमारे पास अध्यापकों की ज़रूरत तो बहुत है। उनकी PWD में, ओंकार जी, PWD में और IPH विभाग में JEE सिविल्स अरसे से नौकरियां नहीं निकली। आप याद रखिए कि पीछे जो बल का एक वीडियो सामने आया था, जब आक्रोश का सामना करना पड़ा था विधायक महोदय को। हालांकि ये सरकारी मसला था, लेकिन उनको लोकल तौर पे करना पड़ा। युवाओं ने पूछ लिया सीधे, आप कब निकालने जा रहे हैं ऐसे JEE सिविल की नौकरियां? तो इनकी फिर से बार बार डिमांड आ रही है कि इन पे कुछ न कुछ किया जाए। बाकी भी बहुत सारे विभाग हैं ओंकार जी, हर विभाग है जहाँ पे रिक्तियाँ हैं, और सब लोग अब चाह रहे हैं कि सरकार ने अगर ये नीति बदली है, जो आपकी भर्ती नीति है, जिसमें कि हमने अभी जिक्र किया कि 100 मार्क्स का होगा,
100 अंकों का होगा। हालांकि उसमें ये जरूर पता चला था कि 200 प्रश्न आएंगे जो आधे आधे अंक के होंगे। चलिए जैसा भी होगा सबके लिए समान होगा, लेकिन बड़ी बात क्या है उसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लिम कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा पारदर्शी भी हो गया है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब युवा भी चाह रहे हैं और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है, सरकार इसमें कुछ करने जा रही है। लेकिन फिर से एक बार, क्योंकि युवाओं के बहुत हमें रोज़ संदेश आ रहे हैं, तो हमने ये चाहा कि एक बार फिर से सरकार के ध्यान में मामला लाया जाए। कर्मचारियों पे, युवाओं पे, बेरोजगारों पे आज इतना ही। ओंकार जी आगे